रुमाना, आप कंटेम्प्रेरी समाज की बात सुनना चाहती हैं? दिन भर बम्बार्डमेंट हो रहा है, कोई ये पूछे कि 1000 साल मुसलमानों की हुकूमत रही, मेजॉरिटी किसकी है? मेजॉरिटी किसकी है? क्या मुसलमानों की मेजॉरिटी है? इसका मतलब मुसलमान बादशाहों सुल्तानों के रहते हुए भी हिंदू आबाद रहा, अपनी उसकी संख्या ठीक रही, उसके अपनी संस्कृति, उसका धर्म बचा रहा। हाँ, कुछ अपवाद हैं जो चिंतित करते हैं। कश्मीर की घटनाएं, आसाम की घटनाएं, अफगानिस्तान की घटनाएं, इन सवालों का जवाब हम भी नहीं दे पाते। जब कट्टर हिंदू हमसे कहते हैं क्यों निकाल दिया अफगानिस्तान से सिखों को, क्यों उनके गुरुद्वारे में घुस के हमला किया, क्या हिंदुस्तान ने बुरा किया था अफगानिस्तान का जो वहां के पुराने बाशिंदे हिंदुओं को निकाल दिया? इसका जवाब आपको खोजना है। मैंने खोजा, मैं तकरीर करने नहीं खड़ा हूं। 80 में मुरादाबाद में 10 महीने दंगे हुए, मेरा बेटा पैदा हुआ। मेरी मां ने कहा कि जितने बच्चे मरे ईदगाह में गोली में और जितने दंगे मरे हैं, उससे मेरा दिल हिल गया है। मेरे नवासे का नाम होगा अजीज नारायण और मेरे बेटे का नाम अजीज नारायण है। न मेरी पत्नी मुसलमान है, न मैं मुसलमान। मेरे 2 बेटे हैं, दोनों मुझे अब्बू कहते हैं। आज तो मैं अपनी लिबास में हूं, पर जब चूड़ीदार कुर्ता और जैकेट में होता हूं और किसी मंदिर में कहूं अजीज और वो कहे अब्बू, तो लोग चौंक के देखते हैं, मुसलमान कहां से आ गए बंदे। लेकिन भाषा मुसलमान नहीं होती। विश्व हिंदू परिषद के नेता मेरे घर आए, आचार्य धर्मेंद्र, बोले खतना और करा लो अपने बेटे का। मैंने कहा क्यों साहब? बोले क्या नाम रख दिया तुमने? अजीज अरबी। इस देश में अपने नजीर अकबराबादी आगरा के क्या लिखते हैं, क्या क्या कहूं मैं तुमसे कन्हैया का बालपन, कैसा था बांसुरी के बजैया का बालपन। अभी रसखान की रहन की बात सुधांशु कह के गए। हमारे मथुरा में 800 मुसलमान कृष्ण भक्त संत हुए और उनकी यादगार में मैं एक पार्क बना रहा हूं। मैं आजकल बहुत हेरिटेज कंजर्वेशन का काम 20 साल से कर रहा हूं मथुरा वृंदावन में। उसका नाम है अकबरपुर संत वीथिका, जहां मैंने 50 उन संतों को चुना है मुसलमान, जिनकी वाणी को पत्थर के शिलालेखों पर लगाकर ऑडियो म्यूजिक के साथ रिकॉर्डिंग करके टूरिस्ट जाएगा और सुनेगा और तब पता चलेगा कि मुसलमान दाढ़ी और टोपी से नहीं पहचाना जाता, मुसलमान जज्बात से भी पहचाना जाता है। और जज्बात रहे हमारे समाज में। आज हमारे बांके बिहारी की शोभा यात्रा निकलती है तो शहनाई बजाने वाले मुसलमान, 5 लाख रुपए का फूल का डेकोरेशन रोज होता है करने वाले मुसलमान, ठाकुर जी की पोशाक सिलने वाले मुसलमान। मेरे दफ्तर में नासिर नाम का डीटीपी ऑपरेटर वृंदावन में, मैंने उसके घर फोन किया, उसका भाई ब्रजभाषा में कहता है लाला तेरे साहब को फोन आया है, हमारी मथुरा की भाषा में। मैंने कहा तुम्हारे घर में ब्रजभाषा बोली जाती? मुझे ताज्जुब हुआ थोड़ा कि इनकी भाषा तो अलग होनी चाहिए। तो मैंने कहा तुम्हारे परिवार क्या करता है? बोला हम ठाकुर जी की पोशाक सिलते हैं, गोपाल की पोशाक, राधा रानी की पोशाक। खैर मैं इस पर विस्तार से नहीं जानना चाहता। मैं कहना चाहता हूं कि पिछले कुछ सालों में कुछ नौजवानों ने बहुत कमाल का काम किया पाकिस्तान में और हिंदुस्तान में। अगर आप लोगों ने मौका नहीं देखा, नहीं, यूट्यूब पे जाइए। बंटवारे के समय के जो लोग बचे हुए हैं दोनों तरफ, उनके इंटरव्यू टेलीकास्ट कर रहे हैं वो लोग, और इतनी इमोशनल स्टोरीज है। पर उसका जिस्ट क्या है? उसका जिस्ट ये है, जब तक पार्टीशन की घोषणा नहीं हुई थी पूरे पंजाब सूबे में कहीं कोई कम्युनल ना इत्तफाकी नहीं थी, एकदम कौमी इत्तेहाद था, लोग मिलजुल के रहते थे। ये सारा फसाद शुरू हुआ जब पार्टीशन अनाउंस हो गया। ऐसी ऐसी कहानियां हैं कि सुन के दिल दहल जाता है और तब उन लोगों पर सवाल करने का मन करता है जो कहते हैं सैकड़ों साल से मुसलमान हिंदू कभी एक साथ रह ही नहीं सके। इतनी तहजीब हमारी, इतनी लिटरेचर हमारी, पेंटिंग, इतनी आर्किटेक्चर, सब में इतना सिंथेसिस है। लेकिन मुश्किल ये है कि जो लोग इन बातों को प्रमोट करते आए आज तक, जिन्होंने मुसलमानों को कहा हम तुम्हारे खैर ख्वाह हैं, क्या मुसलमानों की तादाद फौज में, ब्यूरोक्रेसी में, एकेडमिक इंस्टीट्यूशन में उनके परसेंटेज के बराबर है? और नहीं है तो जैसा आप कह रहे थे, इसके लिए जिम्मेदार कौन है? हिंदू तो जिम्मेदार नहीं। अगर वो पढ़े नहीं, अगर वो कंपटीशन में आगे नहीं गए, अगर वो दकियानूसी ख्यालात लेके बैठे रहे, तो उसके लिए जिम्मेदार वो हैं। लेकिन सरकारों की तरफ से भी कोई ऐसी कोशिश नहीं की गई कि सब वो कोशिश ये की गई कि तुम दकियानूसी, तुम बेपढ़े लिखे बने रहो ताकि हम तुम्हारी वोटों की राजनीति करते रहे। अब एक और चीज है, आदमी जो बुनियादी उसकी जरूरत है वो रोटी कपड़ा मकान की है। जो 80 के दंगे हुए मुरादाबाद में, हमारे यहाँ बर्तन एक्सपोर्ट का बहुत बड़ा काम था। 10 महीने काम खत्म हो गया, लोग बेजार हो गए, आत्महत्याएं करने लगे, घर बर्बाद हो गए।
आप जानते हैं जब बाबरी मस्जिद टूटी, पूरे देश में दंगे हुए, मुरादाबाद में दंगे नहीं हुए, क्योंकि लोगों ने सबक सीख लिया था कि दंगे होने से पेट पर लात पड़ती है। तो ना हिंदू एक्सपोर्टर ने दंगे किए, ना मुसलमान कारीगरों ने किए, और नतीजा ये है कि आज हिंदुओं से ज्यादा एक्सपोर्टर मुसलमान है मुरादाबाद में। उनकी वेल्थ कई गुना बढ़ गई। अगर वो दंगों की सियासत में फंस गए होते तो मुरादाबाद सन 80 के बहुत पीछे चला गया होता। धर्म की बात की जाती है, मैं पता नहीं शायद मेरा विचार आपको, मैं तो अपने अनुभव से बात कहता हूं, मुझे समझ में नहीं आता सरकारें मदरसे क्यों चलाती हैं, सरकारें संस्कृत पाठशाला क्यों चलाती हैं, सरकारें गुरुकुल क्यों चलाती हैं। जैसे गुरुद्वारे अपनी तालीम देते हैं, ऐसे मस्जिदों में तालीम है, ऐसे मंदिरों में हो। स्कूल एजुकेशन तो सेकुलर ही होनी चाहिए, ये कौम। और अगर एजुकेशन देनी है, दूरदर्शन के प्रोग्रामों को लेके कई बार मेरी आईएनबी मिनिस्टर और मीटिंग्स में बात हुई है। हमने कितनी बार कबीर की वाणी को प्रचारित किया देश में, कितनी बार नानक की वाणी को किया है, कितनी बार सलीम चिश्ती की वाणी को किया है। क्या उस वाणी को प्रचारित करके मजहब के जिस्त को समझाने की कोशिश की गई है इस मुल्क में? और आज जो बताया जा रहा है, आज जो फैलाया जा रहा है, ठीक है सुधांशु जी कह गए, मंत्री जी कह गए, बहुत अच्छी बात है, एक बुरा ना लगे, कोई राजनीतिक नहीं है इसलिए कह दूं। इंग्लैंड में, नाम भूल गया हूं मैं, जावेद की तरह बहुत पढ़ा लिखा नहीं हूं, मेरे साथी बैठे हैं। इंग्लैंड में कोई इंग्लिश स्कॉलर थे बहुत बड़े, उनको लॉर्डशिप ऑफर हुई, उन्होंने रिफ्यूज कर दी। जर्नलिस्ट भाग के पहुंचे, सर लॉर्डशिप आपको, अपर हाउस की राज्यसभा की सदस्यता? बोले पॉलिटिक्स इज द गेम ऑफ डॉग्स विच अ डिसेंट डॉग वुड नॉट लाइक टू प्ले। तो ये जो राजनीति है ना, ये तो सिर्फ बंटवारा कराने के लिए है। आज कह रहे हैं कि हम चाहते हैं कि सब समाज मिलकर रहे। जब तबलीगी जमात वाला हल्ला मच रहा था चैनल पर, क्या सरकार रोक नहीं सकती थी? जब लिंचिंग की बात होती है, मैंने बोला है सोशल मीडिया पे, आज कहते हैं मुसलमानों को आइडेंटिफाई करते हैं गौ हत्या से। क्या आप जानते हैं कि इस देश में मुसलमानों से ज्यादा संख्या हिंदुओं की है जो कसाई खाने चला रहे हैं और गाय का एक्सपोर्ट कर रहे हैं मांस का। तो दोगली बात करना राजनीतिज्ञों का कैरेक्टर होता है। और चूंकि हमारे भगवान गीता में अर्जुन को कह गए हैं, महाजनों ये न गता सपंथ है, महापुरुष जिस मार्ग पे चलते हैं वो अनुकरणीय हो जाता है। दुर्भाग्य से हमने राजनेताओं को महापुरुष मान लिया है, दुर्भाग्य से हमने राजनेताओं को महापुरुष मान लिया है। आज क्या महापुरुषों का सम्मान है हमारे समाज में? दाढ़ी रखकर पजामा ऊंचा पहन के बरगलाने वाले, हिंदुओं का मुसलमानों का डर दिखाने वाले तो हमारे नेता हैं, पर हमारे अपनी कौम के स्कॉलर, हमारी अपने कौम के विरक्त संत, सूफी संत, क्या वो हमारे लिए सम्मानीय है? आप प्रोग्राम करते हैं, किसको चीफ गेस्ट बनाते हैं? क्या किसी खिलाड़ी को बनाते हैं, किसी साहित्यकार को बनाते हैं, किसी दीनी आदमी को बनाते हैं, किसी समाज सुधारक को बनाते हैं? जिसको बनाते हैं उसका कैरेक्टर समाज फॉलो करता है। आप समझ रहे हैं मेरा इशारा किस तरफ है? अब सवाल यह है कि आज के जो हालात हैं, जो लिबरलाइजेशन आया, जो एजुकेशन आई, जो प्रोग्रेस आई, जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आई, जिससे एक ग्लोबल कम्युनिटी बनना शुरू हुई थी और जिससे एक सेकुलरिज्म सही मायनों में आगे बढ़ने लगा था, उसका रिवर्सल शुरू हो गया है। और ये बहुत खतरनाक बात है। बड़ा दम घोटू वातावरण है इस वक्त, समझ नहीं आता हमारी भूमिका क्या, क्या करें, कैसे करें। इस तरह के डायलॉग खान साहब ने शुरू कराए हैं। छोटे कम लोग आए हैं, कोई बात नहीं है। दादा धर्माधिकारी कहा करते थे महात्मा गांधी के साथ, लड़कों को भेजा कि गांव में जनसभा करनी है और तुम लोग इकट्ठा करो। देखा कि नीम के पेड़ के नीचे 2 बुढ़े आदमी बैठे, कोई गांव से आया नहीं। लड़के बेचारे हतोत्साहित हो गए, दादा क्या करें, कोशिश तो की, पूरा दिन घर घर गए पर कोई आए नहीं। 2 आए ना, कुछ तो हुआ। मैं अकेला ही चला था जानबे मंजिल, मगर लोग जुड़ते गए और कारवां में। अब जरूरत है समाज में, कम्युनिटी में डायलॉग को आगे बढ़ाने की। आज हमें, बुरा मत मानिएगा रोमाना, हमें टीवी चैनलों पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं है। हमारे पास सोशल मीडिया है, हम अपनी बात कह सकते हैं और वो लोगों तक जा सकती है। मैं खुद पत्रकार हूं, नौकरियां की है, मैं जानता हूं कि हम पत्रकारों की लिमिटेशंस हैं। एक बड़ी खराब बात कहूंगा रुमाना, लेकिन तुम्हारे पर भी लागू, मुझ पर भी लागू है। न्यूयॉर्क टाइम्स के चीफ रिपोर्टर का 50s में फेयरवेल हो रहा था,
प्रेस क्लब इन न्यूयॉर्क। तो वहां बड़ी बड़ी बातें फ्रीडम ऑफ प्रेस की हो रही थी। तो उस चीफ रिपोर्टर जो रिटायर हो रहे थे, उन्होंने क्या कहा, ये गलत फहमी मत पालिएगा कि हम अपने आज़ाद विचारों को व्यक्त करने के लिए स्वतंत्र हैं। हम सब वो कठपुतलियां हैं जो मालिक के इशारे पर नाचती हैं, और जिस दिन हम अपने विचार व्यक्त करने लगेंगे, उस दिन हमको सड़क का रास्ता दिखा दिया जाएगा। बस नहीं, छोटी सी बात मैं यहाँ पर जोड़ना चाहती हूँ, क्योंकि आप मुझे कह रहे हैं कि मैं बुरा ना मानूं, मैं न्यूज़ चैनल के साथ एसोसिएटेड हूँ। मैं बस ये बताना चाह रही हूँ कि मैंने जब अपनी पीएचडी की, तो मेरी पीएचडी का, मेरी थीसिस का टॉपिक ये था कि शिफ्ट ऑफ हिंदी न्यूज़ चैनल्स आफ्टर लिबरलाइजेशन from public good to profit-making institutions. Absolutely. That was the topic of my PhD. Thank you. So it's not on personal. I mean, just general. We are all in the same boat. तो बस मैं ये बात कह के ख़त्म करना चाहता हूँ कि हालात न पहले बुरे थे न आगे बुरे होंगे। वो भी एक दौर था, ये भी एक दौर है, गुजर जाएगा। शुक्रिया।